अनमोल एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी 6 क्लास के एनसीईआरटी पढ़ेंगे और अध्याय 7 राज्य से साम्राज्य। राज्य से साम्राज्य कैसे राज्य से साम्राज्य हुए हैं ये हमको पढ़ना है। तो चलिए हम इसको नहीं पढ़ना है, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस अध्याय में रोशन के रुपये वाली सामग्री बच्चे की तस्वीर के साथ लगाएं। क्या बोला गया है? इस अध्याय में रोशन के रुपये वाली सामग्री बच्चे की तस्वीर में लगाएं। हम जिन शेरों के चित्र रुपये पैसों पर दिखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है शेर जैसा लिखा है, ये अशोक स्तंभ है। हम जिन चित्रों में रुपयों पैसे पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। इन्हें पत्थरों का काट कर बनाया गया और फिर इन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इस विषय में तुमने अध्याय 6 में पढ़ा। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हमें यह जानने की अभिलेखों में क्या लिखा है, समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उनकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 23,000 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक किताब में मिलते हैं। यानी पूछा जाएगा चाणक्य के किताबों के नाम क्या है? अर्थशास्त्र। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काल बिंदुओं से दिखाया गया है। इसमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिमी और मध्य में एशिया है। तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है। तो उत्तर पश्चिम और मध्य में एशिया है। वंश, ये जो वंश है, जब एक परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। कौन कौन हुए थे मौर्य वंश में? चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाली रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्यम भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार कर जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग की किस्म की पोशाक भी पहनते थे। मानचित्र 5 में देखिए। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? ये राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? चूँकि साम्राज्य राज्य से भरे होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसीलिए सम्राटों की राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। क्या बोला? इसीलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। यानी कहा जा सकता है कि राजाओं से बड़ा सम्राट होते थे। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती थी। साम्राज्य का प्रशासन किस तरह काम करते हैं? चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसीलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग ढंग से शासन किया जाता था।
पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था, क्योंकि पाटलिपुत्र उस समय उसका राजधानी था और राजधानी होने के कारण सम्राट का सीधा ही नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालक, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे। अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राजा परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। क्या बोला? मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियां से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि जगहों पर स्थायी परंपराओं और नियमों को ही मानना जाता था। परदेशी केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इसके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उन्हें इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिमी कंबल के जरिए और दक्षिण भारत में सोने और कीमती पत्थरों के प्रसिद्ध तथा संभव है कि संसाधन नजारने के रूप में इकट्ठा किए जाते थे। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दें। नजरना का मतलब क्या होता है? ये जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठा किए जाते थे, वहीं नजरना अनियमित रूप से तब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। राजधानी में सम्राट मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने का अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। क्या मनाया जाता था? जश्न मनाया जाता है और उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पैरों को लेकर चलते हैं। क्या लेकर चलते हैं? पैरों को लेकर चलते हैं। इन पैरों पर प्रशिक्षित तोतों को एक झुंड रहता है, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उसे खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते हैं। वाह! और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीन से घिरा है, जिसमें
570 बुर्ज और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है। किससे बना है? काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। ये चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरा से घिरा है। अशोक एक अनोखा सम्राट कैसे हुआ? अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वे ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक ऐसा शासक था जिसने सर्वप्रथम या सबसे पहले अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा और प्राकृतिक किसमें प्राकृतिक प्राकृत किसमें लिखा जाता है? अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत तथा ब्राह्मणी लिपि पे है। अशोक का कलिंग युद्ध। अशोक का एक कलिंग युद्ध है। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। कहाँ है? तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। मानचित्र 5 पृष्ठ 64 देखो। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित और खून खराब को देखकर युद्ध जनित हिंसा और खून खराब देखकर उन्हें युद्ध से विस्तीर्ण हो गई। क्या हो गई? विस्तीर्ण हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वह भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख, चलिए पढ़ते हैं, इसको पढ़ देते हैं। अभिलेख। अशोक एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग का विजय की। राजा बनने के बाद 8 साल बाद मुझे कलिंग की विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ, क्योंकि जब कि स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इनमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने संग संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों के खो देते हैं। इसीलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। क्या हो रहा है? इसीलिए मुझे पश्चात पश्चात पश्चाताप 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 हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों को दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसीलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी यह युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। चलिए, अशोक का धर्म क्या था? अशोक का धर्म क्या था? अशोक के धर्म किसी देवता की पूजा अर्थात किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसे कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। क्या थी? संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। क्या है? कर्तव्य है। इसीलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो एक जगह जगह जाकर धर्म शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश
कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ा नहीं जा सकते थे। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। क्या भेजे? कहाँ दूत भेजे? सीरिया, मिस्र, ग्रीस में दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा किसने भेजा था? तो अशोक ने भेजा था। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य हेतु उसने श्रीलंका में भेजा था। कहाँ भेजा था? अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को इसी कार्य के हेतु श्रीलंका भेजा। उन्होंने सड़कें बनवाई। उन्होंने क्या बनाई? अशोक ने सड़कें बनवाई, कुआं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा भी यानी क्या क्या चिकित्सा की भी व्यवस्था की। अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश क्या था? अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश, लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं तो वह तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरे रीतियों को माने तो यह ज़्यादा फलदायी होगी। क्या होगी? फलदायी होगी कि अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? यह है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना, अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरे की धर्म की निंदा करने, दोनों ही बातें गलत है। हर किसी दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई धर्म अपने धर्म की बड़ाई या दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म का ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए हर किसी दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उनका आदर करना चाहिए। ये देखिए, आरंभिक ब्राह्मी, देवनागरी लिपि, हिंदी, बांग्ला, मलयालम, तमिल। अ है, यह है अ है, यह भी बांग्ला में अ है, मलयालम में अ है, तमिल में भी अ है। तो ये बाकी सब है, आप सब कर लीजिएगा।